हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट एकेडमी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को मेरे प्यारे से लेक्चर में आपका स्वागत है। अध्याय 14 श्वसन और गैसों का विनिमय, इसका पार्ट सेकंड आज हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है। हमने श्वसन के बारे में जाना है कि श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। हमने रिएक्शन भी देखा था। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, उसे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमें CO2 प्लस H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल और कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और हमने श्वसन के अंग देखे। ठीक है, 11 अंगों में हमने श्वसन के अंग देखे कि उनमें किस तरह से श्वसन होता है। तो आज के लेक्चर में हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप सेशन पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा एंड प्यारा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एंड तक बने रहेगा। सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे, MCQs करने वाले हैं जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। वे नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा कक्ष कहाँ खुलते हैं? ग्रसनी में खुलते हैं। ठीक है, ग्रसनी आहार नाल और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो ग्रसनी है वो आहार और वायु दोनों के लिए क्या होता है? एक उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ठीक है, ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ क्या है? एक उपास्थि में पेटिका होती है। ठीक है, जो कि ध्वनि का उत्पादन करने में सहायता करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि पेटिका भी कहते हैं। ठीक है, और भोजन को निकलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपस्थित पल्ले फ्लैप कंठाच्छद या एपिग्लोटिस जिसे हम कहते हैं से ढकती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, श्वास नली कैसी होती है? एक सीधी नलिका होती है जो वक्ष गुहा के मध्य तक 5वीं वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं व बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होती है। द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनिका और बहुत पतली अंतस श्वसनिका में समाप्त होती है। श्वसनली प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिका अपूर्ण उपास्थि वलयों से आलंबित होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारी आहार नाल है, मानव का जो श्वसन भाग होता है, उसमें क्या होता है? श्वास नाल होती है। ठीक है, जो आपकी श्वसनी होती हैं वो कई बार विभाजित होती है, जैसे द्वितीयक, तृतीयक स्तर पे श्वसनिकाएँ बनाती है और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाएँ में समाप्त होती है। ठीक है, और जो आपके अपूर्ण उपास्थित वलय वो कहाँ तक पाए जाते हैं? श्वास नली से प्रारंभ होते हैं, फिर ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी और प्रारंभिक श्वसनिका, ये सारे में क्या पाए जाते हैं? अपूर्ण उपास्थि छल्ले। ये क्या होते हैं अपूर्ण उपास्थि छल्ले? ये अपूर्ण उपास्थि छल्ले जो होते हैं ये उपास्थि के बने होते हैं एक तो, और ये सी आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? सी आकार के होते हैं, इसलिए ये अपूर्ण होते हैं। और ये क्या करते हैं? जो श्वास नली है उसको कोलैप्स यानी कि पिचकने से बचाते हैं। ठीक है, आलंबित होते हैं। प्रत्येक अंतःश्वसनी बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकाएं थैली जैसी संरचना कुपिकाओं में खुलती हैं, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। श्वसनी श्वासनलिकाओं और कुपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों की रचना करते हैं। जो कुपिका होती है वो विनिमय का वास्तविक स्थल होती है। ठीक है, और हमारे 2 फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण से ढके होते हैं, जिसे हम प्लूरा कहते हैं। ठीक है, और जिनके बीच क्या होता है? एक द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम फुफ्फुस आवरणीय द्रव्य पाए जाते हैं। ये द्रव्य क्या करता है? घर्षण को कम करता है, तो यह फेफड़े की सतह पर घर्षण को कम करता है। ठीक है, बाहरी फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में होती है। जो बाहरी झिल्ली होती है वो फुफ्फुस आवरण झिल्ली के वक्षीय परत के निकट के संपर्क में होती है। ठीक है, और जबकि आंतरिक जो फुफ्फुसीय झिल्ली होती है वो कहाँ होती है? फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। ठीक है, इसके हम NCERT बेस्ड क्विक रिवाइज में पॉइंट देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो ये है, श्वास नली में सी आकार के कार्टिलेजस रिंग पाए जाते हैं। अपूर्ण उपास्थि
छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। दाहिने फेफड़े में क्या होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम बनाएं तो क्या होता है, देखिए आपका हम डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये हो गया फेफड़ा, ठीक है, ये हो गया हमारे लंग्स। तो इसमें ये, ठीक है, ये 3 लोब हो गया और ये बाइलोब्ड होता है, ठीक है। जो आपका राइट है 3 लोब्ड होता है और जो आपका लेफ़्ट है वो बाइलोब्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे T5 होता है, यहाँ पे ये प्राथमिक और द्वितीयक श्वसनी में विभाजित होती है, ठीक है। इसमें आवरण पाया जाता है जिसे हम फुफ्फुस आवरण कहते हैं, जो कि घर्षण को कम करता है, ठीक है। जिसे हम बाहर वाले को पैराइटल प्लूरा और अंदर वाले को विसरल प्लूरा कहते हैं, ठीक है। ये दोनों आवरण जो हैं वो फेफड़ों के बीच में घर्षण को कम करती हैं, ठीक है। एल्वोलाई की दीवार कैसी होती है, सिंगल सेल थिक होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। इसमें लगभग कितनी 300 मिलियन एल्वोलाई पाई जाती है, क्या 300 मिलियन एल्वोलाई। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका, 70 to 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि श्वसन तंत्र के अंग ऑर्गन्स जो हैं वो है नासिका, नोज़ क्या करती है, ये वायु को छानना, गर्म करना और नम बनाना, ठीक है। रसनी जो है वो वायु का मार्ग है, ठीक है। और हमने देखा ये वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग है ना। और फिर आता है आपकी कंठ नली, लैरिंक्स, ये क्या होती है, ध्वनि का उत्पादन करती है, ये वॉइस बॉक्स होता है। और ट्रैकिया जो है आपकी फेफड़े को वायु को फेफड़े तक लेकर जाती है। T5 स्तर पे ये 2 प्राथमिक है ना, T5 स्तर पे ये बक्षीय कशेरु की दाएं व बाएं प्राथमिक श्वसनी में क्या होती है, विभाजित होती है, ठीक है। फिर सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म शाख नलियाँ छोटी छोटी शाखाएं होती हैं और वायु कोश जो होता है वो एल्वोलाई होता है। ये गैसों का वास्तविक विनिमय आदान प्रदान का स्थल होता है, ठीक है। फेफड़े जो मुख्य श्वसन अंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो वक्षीय कक्ष की जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती है, अधर वेंट्रल में क्या होता है, उरोस्थी होती है। पृष्ठ में आपकी बक्षीय कशेरु की होती है ना, पृष्ठ डोर्सल में बक्षीय कशेरु की होती है, थोरैक्सिक वर्टिब्रे। और पार्श्व में क्या होती है, लेटरल में पसलियाँ होती हैं, रिब्स। और जो अग्रभाग होता है वो होता है एंटीरियर, जिसमें क्लेविकल अस्थि होती है। और जो पश्च भाग होता है पोस्टीरियर, उसमें डायफ्राम होता है, ठीक है। वायु का मार्ग का अगर हम चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट में हम देखेंगे सबसे पहले वायु नासिका से होते हुए बाह्य नासा कक्ष में जाती है सबसे पहले तो, है ना। बाह्य नासा कक्ष से होते हुए नासिका से ग्रसनी में जाती है, ग्रसनी से कंठ नली से होते हुए श्वास नली T5 पे दाएं व बाएं श्वसनी में विभाजित होती है, ठीक है। फिर ये ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स और फिर ये लास्ट में एल्वोलाई में जाती है, ठीक है। ये हम इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम लेवल के लिए आ जाता है नीट में। ये है कंठाच्छद, ठीक है। और ये है आपका कंठ, ये श्वास नली, ये यहाँ पे T5 में दाएं और बाएं श्वसनी में विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अपूर्ण उपास्थि सी आकार के अपूर्ण उपास्थि वलय होती है ना, जो कि फेफड़ों को कोलैप्स होने से बचाती है, पिचकने से बचाती है, ठीक है। ये श्वसनी है T5 स्तर पर बटी होती है ना, से हम कहेंगे 5th थोरैसिक वर्टिब्रे के स्तर पे ये दाएं और बाएं श्वसनी में बटी होती है, ठीक है। ये पसली का कटा हुआ आखिरी छोर हो गया, ये आपके फेफड़े हो गए, ठीक है। जो फेफड़ा होता है वो कैसा होता है, हल्का सा इसमें ऐसे खाँच होती है, जिससे कि आपका जो हार्ट होता है वो वहाँ पे लोकेटेड होता है, राइट। इसमें फुफ्फुस आवरणीय झिल्ली दी गई हैं, ये आपकी दोनों झिल्लियाँ हो गई। ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं जो कि विनिमय का वास्तविक स्थल है। और ये झिल्लियों में फुफ्फुस आवरणीय द्रव्य भरा होता है जो कि घर्षण से बचाता है। ये आपका पूरा डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाह्य नासारंध्र से अंतःश्वसनी तक का भाग चालन भाग कहलाता है, ठीक है। चालन भाग क्या करता है, ये होता है, चालन भाग होता है बाह्य नासा छिद्र से लेकर अंतिम श्वसनिकाओं तक का भाग जो होता है वो चालन भाग होता है।
जबकि कूपिकाएँ इनकी नलिकाएँ श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती हैं। तो विनिमय भाग कौन गठित करता है? ये श्वसन नलिकाओं से लेकर कूपिका तक का जो भाग होता है जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, वो आपका विनिमय भाग कहलाता है। और आपके बाह्य नासारंध्र से अंतःश्वसनिका तक का भाग आपका चालन भाग कहलाता है। ठीक है, चालन भाग क्या करता है? वायुमंडलीय वायु को कूपिका तक संचारित करता है और इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है। तो उसके कार्य क्या हैं आपके चालन भाग के? पहला है वायुमंडलीय वायु को कूपिका तक संचारित करना, सेकंड है आपका इसे बाहरी कणों से मुक्त करना और आर्द्र करना। ठीक है, वायु को शरीर के तापक्रम तक लाना आपका थर्ड हो गया। ठीक है, और विनिमय भाग जो है वो आदान प्रदान इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल होता है। जो आपका विनिमय भाग होता है वो किसके बीच? रक्त और वायुमंडल के बीच जो है O2 और CO2 का वास्तविक स्थल होता है। ठीक है, फेफड़े जो हैं वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शरीरतः एक वायुरोधी कक्ष होता है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुकदंड, ठीक है, जो आपका डॉर्सल भाग है उसमें कशेरुकदंड, अधर भाग में जो है वो उरोस्थी होती है। ठीक है, पार्श्व यानी लेटरल में जो है वो पसलियाँ होती हैं। नीचे आपके गुंबद आकार डायफ्राम होता है। ठीक है, इसके द्वारा बनता है ये आपका पूरा वक्षीय कक्ष। ठीक है, और वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन हो तो फेफड़े की गुहा में परिवर्तन प्रतिबिंबित हो जाएगा। ठीक है, जो फेफड़े होते हैं वो खुद से ऐसे फैलते और सिकुड़ते नहीं हैं, तो इन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये जो सपोर्ट होता है वो कौन प्रदान करता है? ये वक्षीय गुहा प्रदान करती है। ठीक है, तो जो भी वक्षीय गुहा में जो भी परिवर्तन होता है वो फेफड़े की गुहा में भी सेम परिवर्तन होता है। तो श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक होती है क्योंकि फेफड़ा स्वयं खुद से इसमें कोशिकाएं इसमें वो नहीं होती ना, खुद से इसमें परिवर्तन की व्यवस्था नहीं होती। तो हम श्वसन के चरण देखते हैं। आइए श्वसन के चरण देखते हैं। श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। इसमें 5 चरण सम्मिलित है और ये 5 चरण आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए क्योंकि ये सीक्वेंस नीट में आ जाता है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं हम श्वसन या फुफ्फुसीय संवातन। ठीक है, श्वसन या फुफ्फुसीय संवातन जैसे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 को से भरपूर वायु कूपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका फुफ्फुसीय संवातन, जिसमें क्या होता है? वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर जो वायु होती है कूपिका की वायु उसको बाहर मुक्त किया जाता है। सेकंड है आपका कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों O2 और CO2 का विसरण, यानी कि ये कूपिका झिल्ली के आर पार होगा। ठीक है, और फिर है आपका थर्ड वाला रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, यानी कि अभिगमन, रुधिर ब्लड को लेकर जो ब्लड की शिकाएँ हैं वो रुधिर को लेकर जाएंगी, साथ में O2 को लेकर जाएंगी। फोर्थ है आपका रुधिर और उत्तकों के बीच CO2 का विसरण। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका उपापचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और इसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना कोशिकीय श्वसन जैसे अध्याय 14 में बताया गया है, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम श्वसन का देखते हैं कि श्वसन को मुख्य 4 चरणों में बांटा गया है। जो आपका श्वसन है, श्वसन प्रवासन यानी ब्रीथिंग, फेफड़ों में हवा का अंदर जाना यानी इंस्पायरेशन और बाहर आना यानी एक्सपायरेशन। ठीक है, फिर क्या है? डायफ्राम का इंटरकोस्टल मांसपेशियां जो हैं वो कार्य करती हैं। इसे हम याद कैसे रखें? यह केवल हवा का आदान प्रदान है, गैसों का नहीं। जो श्वसन होता है, ब्रीथिंग होती है, ये क्या है? इनहेल करना और एक्सहेल करना। ठीक है, वायु को लेना और बाहर छोड़ना। तो ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल जो मांसपेशियां होती हैं वो करती हैं। तो इसमें केवल वायु का आदान प्रदान होता है। और बाह्य श्वसन क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें एल्वोलाई फेफड़ों की जो वायु कूपिका और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें CO2 रक्त में जाता है और O2 रक्त में जाता है और CO2 जो है वो बाहर निकलती है। फिर हम आंतरिक श्वसन देखते हैं। तो आंतरिक श्वसन क्या कहता है कि रक्त और उत्तकों के बीच जो श्वसन होता है वो आंतरिक श्वसन होता है, जिसमें O2 जो है वो कोशिकाओं में जाती है और जो CO2 है वो रक्त में
आती है ताकि जो इसे हम शरीर से बाहर निकाल सकें, ठीक है। फिर आता है आपका कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसमें एटीपी बनती है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। इसका समीकरण है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो चलिए आज हमने क्या सीखा उसके बेस पर हम MCQs करते हैं। आप कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, मानव में श्वसन मार्ग का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए नासिका, ग्रसनी, श्वास नली, ब्रोंकस, एल्वुलाई। ऑप्शन बी है नासिका, ग्रसनी, कंठ नली, श्वास नली, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलाई। या फिर ऑप्शन सी है नासिका, कंठ नली, ग्रसनी, फेफड़े। ऑप्शन डी है नासिका, श्वास नली, ग्रसनी और एल्वुलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मैं चेक करूँगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नासिका, ग्रसनी से होते हुए कंठ नली और कंठ नली से होते हुए श्वास नली, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वुलाई में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर यंत्र लैरिंक्स को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वॉइस बॉक्स, ऑप्शन बी है एयर सैक, ऑप्शन सी है वाइंड पाइप, ऑप्शन डी है फूड पाइप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। जो लैरिंक्स है वो क्या होता है, ध्वनि बॉक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव में दाएं फेफड़े में लोब्स कितने होते हैं। तो मानव में कितने होते हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो जो आपके दाएं में होते हैं कितने लोब्स होते हैं, इसमें 3 लोब्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बाएं फेफड़े में लोब्स की संख्या क्या होती है। इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो जो आपका दाएं फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 लोब्स होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन है, गैसों का वास्तविक आदान प्रदान कहाँ होता है। तो जैसा कि हमने लेक्चर में पढ़ा है, ऑप्शन ए है ब्रोंक्यूल्स में, ऑप्शन सी है ट्रकिया में, ऑप्शन बी है ट्रैकिया में, ऑप्शन सी है एल्वुलाई में, ऑप्शन डी है प्लूरा में। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा, आई एम सो सॉरी फॉर द इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एल्वुलाई यानी कि कूपिका, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और धमाल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।